और आइए अब शुरू करते हैं खबर 1 मिनट। 6 फरवरी यानी कल किसान मोर्चा के पूरे देश में चक्का जाम के ऐलान के बीच एक राहत की खबर है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलबीर सिंह राजेवाल और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कल यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, सिर्फ जिलाधिकारी को किसान ज्ञापन सौंपेंगे। देखिए, यूपी और उत्तराखंड में 2 स्टेट्स में तो क्योंकि वहाँ इसके गन्ने की कटाई का जोर है, वहाँ तो ज्ञापन देंगे लोग, बाकी सारे देश में चक्का जाम होगा। अब वहाँ के होल्ड पर रख दिए, किसी भी टाइम जरूरत पड़ सके पूरी ताकत जाम में नहीं लगाएंगे। उनको पूरा रख दिया कि होल्ड पे कभी भी यहाँ पे मूवमेंट में आना पड़ सकता है। बैकअप पूरा तैयार है। बैकअप पूरा तैयार है, उनकी एनर्जी जाम में नहीं लगानी हमको। इससे पहले गाजीपुर बॉर्डर पर लगाई गई कीलें और कटीले तार दिल्ली पुलिस ने खुद ही हटवा दिए। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसानों द्वारा कोई चक्का जाम नहीं किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जितने भी जिलाधिकारी हैं उनको ज्ञापन दिया जाएगा और ये सारी चीजें कर ली जाएगी। लेकिन साथ ही बैकअप भी रखा जाएगा कि अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो किसान मौके पर मौजूद हो, सड़कों पर मौजूद हो। कैमरा पर्सन शिवम के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। शामली के भैंसवाल गांव में आरएलडी ने महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में अलग अलग जगह से हजारों किसान पहुंचे। किसानों ने आरएलडी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी को मंच पर पगड़ी पहनाई। महापंचायत में जयंत चौधरी ने किसानों को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आरएलडी यूपी सरकार को जगाने की कोशिश लगातार करती रहेगी और कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सरकार जो आज जिद पड़ी है, किसान विरोधी कानून को बता रही है कि किसानों के हित में है, कील ठोक के राजधानी में किसानों के लिए बंदी कर रही है, लाठी चला रही है, किसानों को आतंकवादी बता रही है। सरकार को जगाने के लिए हम पंचायत करते हैं। समाजवादी पार्टी ने महापंचायत को लेकर कहा कि ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे देखिए अंजाम क्या होगा। यूपी में जो है लगातार महापंचायतें की जा रही, क्या इफेक्ट इसका सरकार पे पड़ेगा, क्या मानते हैं आप? अभी बता देंगे, तो सरकार से शुरुआत है, अंजाम तो देखिए क्या होगा। कृषि सुधार कानूनों को लेकर केंद्र सरकार और आंदोलित किसानों के बीच सुलह समझौते के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। अब तक किसानों और केंद्र सरकार के बीच हुई कई दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में लगे माघ मेले में आए शिव योगी मौनी महाराज ने सरकार और किसानों के बीच मतभेद खत्म कराने की कामना के लिए संगम तट पर विशेष हवन पूजन का अनुष्ठान किया। मौनी महाराज के मुताबिक ये अनुष्ठान तब तक चलेगा जब तक केंद्र सरकार और किसानों के बीच सुलह नहीं हो जाती। राष्ट्र रक्षा के लिए यह संकल्प अनुष्ठान है। जब से सरकार और अन्नदाताओं के बीच में यह विरोधाभास उत्पन्न हुआ है, तब से राष्ट्र के कल्याण के लिए, राष्ट्र के मंगल के लिए और देश को मजबूत करने के लिए यह अनुष्ठान चल रहा है। सरकार के और अन्नदाताओं के बीच में हुए मतभेद से पूरे विश्व में भारत की गरिमा पर उंगली उठ रही है, जिसको लेकर के हम सब अत्यंत व्यथित हैं। श्री भगवती पीताम्बरा देवी का आवाहन कर, पूजन कर, वंदन कर, आहुति पूजन कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 70 दिन से ज्यादा धरना प्रदर्शन चल रहा है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग किसानों के मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, वो हंगामा करने की जगह इसकी कमियां बताएं। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। सभापति महोदय, किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। किसान आंदोलन के बीच यूपी सरकार ने किसानों के लिए एक अच्छी पहल की है। 9 जिले में फूड प्रोसेसिंग सिस्टम से किसानों को जोड़ने के लिए सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसानों के लिए 90 करोड़ ओडीओपी के तहत और 15 करोड़ स्फूर्ति के तहत और 35 करोड़ और पाइपलाइन में है। तो सब मिला के मैं कहूँगा तो 14 जनपदों में हम लोगों ने उनकी स्कीम लागू कर दी है। उनको वहाँ पर जो मशीनें भी होती हैं फूड प्रोसेसिंग की या अन्य जो उनकी हैं, उसको हम लोगों ने उनको देना भी शुरू कर दिया है। यूपी में क्लास 6 से 8वीं तक के स्कूल 10 फरवरी को खुलेंगे। साथ ही क्लास 1 से 5 तक के स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। कोरोना के चलते स्कूल कॉलेज को बंद किया गया था, यानी करीब 1 साल के बाद स्कूलों के खुलने का रास्ता साफ हो गया है। इंटर कॉलेज हमारे यहाँ खुल चुके थे। हमने 10 फरवरी से कक्षा 6 से 8 के उच्च प्राथमिक विद्यालय और 1 मार्च से अपने सभी प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक के खोलने का निर्णय लिया है। और उसमें समय समय पर भारत सरकार के द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो भी प्रोटोकॉल जारी हो रहे हैं, जो भी दिशा निर्देश जारी हो रहे हैं, उनका पालन करते हुए स्कूल खोल दिए जाएंगे। यूपी में कोरोना संक्रमण के खिलाफ योगी सरकार शुरू से ही हर मजबूत कदम उठा रही थी, जिससे दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा आबादी के बावजूद यहाँ संक्रमण का खतरा कम रहा है।
अयोध्या के रोनाही में बन रही धनीपुर मस्जिद जमीन विवाद के मामले में हाईकोर्ट में दायर याचिका के बाद जिला प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है। बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी राजेश पांडे ने कहा है कि धनीपुर मस्जिद मामले में कोई विवाद नहीं है। विवाद धनीपुर के पड़ोसी गांव शेखपुर जाफर में है, जिसको लेकर हाईकोर्ट में जवाब जल्द दाखिल किया जाएगा। दिल्ली की 2 महिलाएं रानी कपूर पंजाबी और रमा कपूर पंजाबी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसमें दावा किया गया था कि जो जमीन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी गई है, उसका चकबंदी न्यायालय में विवाद चल रहा है और वो जमीन उनकी है। जबकि जिला प्रशासन ने राज्य सरकार के आदेश पर धनीपुर की जमीन को कृषि विभाग की जमीन बताते हुए 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दी है। याची ने अपनी याचिका में जिस विवाद का उल्लेख किया है, यह विवाद ग्राम शेखपुर जाफर से संबंधित है। ग्राम धन्नीपुर में मस्जिद हेतु आवंटित भूमि के संबंध में किसी न्यायालय पर कोई बात लंबित नहीं है। रिट में शपथ पत्र तैयार किया जा रहा है, शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई आगे संपादित कर ली जाएगी। मिर्जापुर वेब सीरीज के निर्माता और निर्देशक समेत तमाम लोगों को अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील रुद्र विक्रम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी कि मिर्जापुर वेब सीरीज और मिर्जापुर जिले को लेकर मनगढ़ंत कहानियां बनाकर पेश की गई हैं, जिससे जिले की छवि खराब हुई है और वहां के रहने वाले लोगों को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। उनके मुताबिक जिले के पत्थर, पीतल, बर्तन उद्योग को दरकिनार कर असलहों का बाजार दिखाया गया है। साथ ही जिले के लोगों को असभ्य, हिंसक और माफिया दर्शाने से उन्हें बाहर के जिलों में नौकरी मिलने में भी दिक्कत हो रही है। अब तक मिर्जापुर के 2 सीजन आ चुके हैं और अब पार्ट 3 की शूटिंग की जा रही है। ये जो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ जो बनी थी, हालांकि मिर्ज़ापुर से मैं बिलोंग करता हूं, तो जो जहां से बिलोंग करता है, अगर उसके बारे में कोई गलत कोई दिखाएगा और मिर्ज़ापुर की बदनामी होगी तो ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा और इसके खिलाफ मैंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जिस पर सुनवाई करते हुए ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उन लोगों से नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अब सुप्रीम कोर्ट में 8 मार्च को इस मामले की सुनवाई होगी। पंजाब सरकार ने पंजाब की रूपनगर जेल में बंद विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी को फिलहाल यूपी सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया है। पंजाब सरकार ने इसको लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि पंजाब सरकार योगी सरकार को फिलहाल मुख्तार अंसारी को हिरासत में नहीं देगी। पंजाब सरकार ने इसके पीछे मुख्तार अंसारी की सेहत का हवाला दिया है। जेल अधीक्षक के जरिए दायर हलफनामा के मुताबिक अंसारी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिप्रेशन, पीठ दर्द और स्किन एलर्जी से पीड़ित हैं। पंजाब सरकार कह रही है कि अंसारी को हिरासत में रखे जाने को यूपी अपने मौलिक अधिकार के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को पंजाब सरकार बचा रही है। अगर वो वाकई में बीमार है तो उनका इलाज उत्तर प्रदेश में भी तो हो सकता है। सरकार की स्पष्ट हो गई और कांग्रेस की स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस का हाथ अपराधियों के साथ, और उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे कोई भी अपराधी हैं, माफिया हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बीजेपी ने जब पंजाब सरकार पर माफिया मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया तो विपक्ष को ये रास नहीं आया। कांग्रेस ने पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी लगातार कह चुकी है कि हम अपराधियों के साथ नहीं, और सवाल उठता है कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री अपराधियों के मुकदमे वापस ले रही हो, वो आज किस मुंह से बात करती है पंजाब सरकार की। वही मौका देखा तो समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। अफसोस की बात है कि अपराधियों पे कार्रवाई तो नहीं कर पा रही उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश का प्रशासन, लेकिन उस पे मार्केटिंग इवेंट जरूर करना चाह रही है। ये उत्तर प्रदेश के लिए चिंता की बात है। इससे पहले बीजेपी विधायक और कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय भी प्रियंका गांधी को इमोशनल चिट्ठी लिख चुकी हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि पंजाब की कैप्टन सरकार उनके पति के हत्यारे को गेस्ट की तरह ट्रीट कर रही है। विधान परिषद में आज नवनिर्वाचित एमएलसी के लिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बीजेपी के AK शर्मा, दिनेश शर्मा और स्वतंत्र देव सिंह समेत 9 एमएलसी ने शपथ ली। व्यक्तिगत कारणों से एसपी के एमएलसी राजेंद्र चौधरी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो पाए। विधान परिषद के सभापति और एसपी एमएलसी अहमद हसन पहले ही शपथ ले चुके हैं। देखिए, संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं कि व्यक्ति जब निर्वाचित होता है तो ईश्वर के समक्ष उसे विधि और विधान का पालन करने की शपथ लेनी होती है। आज माननीय सभापति जी ने यहाँ पर शपथ ग्रहण कराया है। हम सभी लोगों ने, जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, उन्होंने शपथ लिया है। खबर है कि रिटायर्ड IAS और बीजेपी एमएलसी AK शर्मा को जल्द ही योगी सरकार में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। उन्हें गुजरात में नरेंद्र मोदी के साथ काम करने का 15 साल का अनुभव है।
यूपी के माननीय अब और हाईटेक होंगे। अब सभी विधायक आईपैड का इस्तेमाल करेंगे और अपने काम का लेखा जोखा भी उसी आईपैड में रखेंगे। सरकार ने तय किया है कि सभी विधायकों को एक आईपैड खरीदने के लिए 50,000 की सब्सिडी दी जाएगी। यानी टैब सरकार नहीं खरीदेगी बल्कि विधायक खुद टैब खरीदेंगे और उसमें सरकार इन्हें 50,000 की सब्सिडी देगी। इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। ये विधायकों को भी जब लैपटॉप मिल जाएगा तो उनको भी सहूलियत मिलेगी, उनको भी जो बजट है या अन्य चीज़ें जो योजनाएं होती हैं उसका लाभ सीधा का सीधा उनको आईपैड के ऊपर उनको मिल जाएगा ईमेल के माध्यम से। यूपी विधानसभा को हाईटेक और डिजिटल करने की ये एक पहल है। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा डिजिटलीकरण किया जाए। इससे पहले सरकार ऐलान कर चुकी है कि पहली बार ई बजट पेश किया जाएगा। अब कैबिनेट की बैठक भी पूरी तरह से डिजिटल हुआ करेंगी। ग्रेटर नोएडा के दादरी थाना इलाके में टोल प्लाजा के